Hello everybody, welcome back to my channel Nivila Classes. I am Nivedita Jaiswal. Today I will discuss Hindu Succession Act 1956 and इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं 2005 में, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. ओके, तो ये जो सिलेबस है, आई थिंक नेट जेआरएफ हो गई, या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, या फिर आप कोई भी जैसे एलएलबी का कोई भी आप जुडिशरी एग्जाम दे रहे हैं, या फिर एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन जो है ऑफ कोर्स बनते हैं. तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा एंड इसको समझना पड़ेगा. एंड इस टॉपिक में हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन दिए हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे. और इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है. एक टॉपिक को तैयार करने में, इस टॉपिक को तैयार करने में तो मुझे 2 से 3 दिन का वक्त लगा है, क्योंकि हर जगह से कलेक्ट करने के बाद में क्या सही है, क्या बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ बताना चाहिए, क्या चीज़ नहीं बताना चाहिए, ये करने के लिए मुझे 3 से 4 दिन का वक्त लगा है. तो इसके लिए अप्रिसिएट करने के लिए कम से कम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, कम से कम लाइक एंड शेयर करें. एंड अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले. ओके, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर ले. ओके, तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर. टॉपिक है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट. यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शादी हो जाती है तो वसीयत में अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कृषि भूमि में अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फुल ब्लड हाफ ब्लड क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का रहता है. तो आज हम लोग सारे क्वेश्चन को जो है इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा देश प्रगति कर रहा है, हमारा देश जो है एक ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना था. तो अब यहाँ पर हुआ कि मैरिज एक्ट जब बन गया तो क्यों ना संपत्ति को, कौन सी संपत्ति जो है किसके अधिकार में जाएगी, किसका उत्तराधिकार होगा, कौन सक्सेशन किया जाएगा, किसको पुत्रियों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा संपत्ति, विधवाओं को मिलेगा कि नहीं मिलेगा संपत्ति. इसके लिए क्या किया गया कि इस डेवलप सोसाइटी की नीड एवं जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में राव कमेटी के द्वारा लाया गया. बहुत दाव पेच हुए. यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो राव कमेटी के द्वारा. राव कमेटी के द्वारा बहुत सारे दाव पेच किए गए. बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको पास नहीं करना चाहिए, इस बिल को ले जाइए, इस बिल को नहीं पास करना चाहिए. लेकिन सारी दाव पेच को आगे बढ़ाते हुए हिंदू सक्सेशन जो बिल है उसको पास कर दिया गया. ओके, एंड जो हमारे भारत के अस्तित्व में 17 जून 1956 को हिंदू सक्सेशन एक्ट को लाया गया. 17 जून 1956. ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है लिखी हूँ. बहुत सारे सेक्शन को पढ़ने से हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है. तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे. यहाँ पर सेक्शन 2 क्या कहता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 कहता है कि ये सभी भारतीयों पर लागू होगा, सभी हिंदुओं पर. भारतीय नहीं कह सकते, भारतीयों के अंतर्गत मुस्लिम भी आते हैं, ये हिंदू के अंतर्गत लागू. हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आता है? हिंदू के अंतर्गत आपके आते हैं बौद्ध, जैन, सिख. कौन कौन हो गए? बौद्ध, जैन, सिख. यहाँ सेक्शन 2 में यही चीज बोला है. सेक्शन 2 क्लॉज डी में फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड के बारे में बताया गया. फुल ब्लड मीन्स कि जिसके एक ही पूर्वज हो. फुल ब्लड वह व्यक्ति होता है सगा जिसके एक ही पूर्वज हो एंड माता एक ही होती है, उसे हम लोग फुल ब्लड कहते हैं. एंड हाफ ब्लड सौतेला में क्या होती है? सौतेला व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके पूर्वज पिता एक ही व्यक्ति होते हैं लेकिन माता अलग अलग होती है. ओके, पिता एक ही होते हैं लेकिन माता अलग अलग होती है. एंड यूट्राइन ब्लड सहोदर वो व्यक्ति होता है जिसके क्या होंगे कि पिता जो है एक ही होंगे, माता एक ही होंगी लेकिन पिता अलग अलग होंगे. ओके, माता एक ही होंगी लेकिन पिता अलग अलग होंगे. ओके, यहाँ आपने समझ लिया
फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड। अब यहाँ चलते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत इन रिलेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पर बताया गया है एग्रीकल्चर लैंड जो कृषि भूमि क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज बताया गया है, इसके जो सेक्शन 4 है उसमें डिफाइन किया गया है। 1956 में क्या था कि एग्रीकल्चर जो लैंड है मीन्स कृषि भूमि है उसमें स्टेट रूल लागू होते थे। स्टेट रूल लागू होने के कारण जो कृषि भूमि है उसमें बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता था, सिर्फ पुत्रों को अधिकार दिया जाता था। जो बेटे होते थे उनको राइट्स दिया जाता था। लेकिन बट क्या है, 2005 में अमेंडमेंट किया गया। 2005 में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद में कहा गया कि यहाँ पर स्टेट रूल जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट में नहीं लागू होगा। स्टेट रूल नहीं लागू होगा। यहाँ पर कौन सा रूल लागू होगा? हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 लागू होगा। और जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत जो इन रिलेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो कृषि भूमि है उसके अंतर्गत बेटियों को भी अधिकार प्रदान किया गया है। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि पुत्रियों को भी समान अधिकार दिया गया है। किसमें? कृषि भूमि में। ओके, ये सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। ओके, पहले 1956 में नहीं था बट 2005 में अमेंडमेंट करने के बाद में बेटियों को भी अधिकार दे दिया गया। यहाँ क्लियर है? अब यहाँ पर चलते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हूँ और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मैम क्या महिलाओं की जो शादी हो जाती है क्या उसके बाद भी महिलाएं जो हैं वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक प्राप्त कर सकती हैं? अब यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ समझते हैं। राइट्स ऑफ डाउटर्स, यहाँ पर बोला गया है कि 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जब रूल बना था तो उसमें था कि कोई भी बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता था। बेटों के समान अधिकार नहीं दिया जाता था सेक्शन 6 के तहत। लेकिन यहाँ पर बट लगा। बट 2005 में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करने के बाद में डाउटर्स को भी अपने पिता की संपत्ति में, पिता के उत्तराधिकार में उसको ये दिया जाएगा, प्रॉपर्टी में हक दिया जाएगा। पहले क्या था? पहले जब मैंने जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी एंड हिंदू ज्वाइंट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताई थी कि महिलाओं को हक नहीं दिया जाता था। लेकिन 2005 में कोपार्सनरी प्रॉपर्टी हो चाहे हिंदू ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, यहाँ ध्यान सुनिएगा, दो प्रकार की प्रॉपर्टी होते हैं, दो प्रकार की फैमिली होती है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली एंड कोपार्सनरी फैमिली। तो दोनों जो फैमिली है उसके अंतर्गत बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन 2005 में अमेंडमेंट करने के बाद में उन लोग को भी अधिकार दिया जाने लगा। यहाँ पर एक केस है, बाबू डांगदू अम्बरी वर्सेस बेबी AIR 2015 बॉम्बे NOC 446 के केस में क्या चीज कहा गया था? इसमें कहा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, भारतीय संविधान को लाया गया। यहाँ पर कहता है भारतीय संविधान कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, यहाँ है लिखती जा रही हूँ, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, इसमें बताया गया है कि 5 चीज, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और स्थान के आधार पर किसी को भी विभेद नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। एंड आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। यहाँ पर बोला गया है, क्या कर रहा है, जो 1956 का जो सेक्शन 6 है वो क्या कर रहा है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 16 को वायलेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब बेटियों को समान अधिकार जब तक नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को वायलेट करेगा। कहाँ चला गया राइट टू इक्वालिटी, कहाँ चला गया सारी चीजों के समानता का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए फिर
इसके बाद में इस केस में बोला गया, वो तो पहले ही 2005 में ही रूल बन गया था कि महिलाओं को भी अधिकार दिया जाएगा, लेकिन 2015 का केस है, इसमें भी इसे उछाला गया और बोला गया कि ये वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 एंड 16 को। ओके, एंड इसके बाद में हिंदू कोपार्सनरी एंड हिंदू ज्वाइंट फैमिली में कोई भी फैमिली हो, पुत्रियों को भी हक मिलेगा सेक्शन 50 जो सेक्शन 6 है उसके अंतर्गत। ये सेक्शन 6 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और उसको अमेंडमेंट करने के बाद में उसको सही तरीके से सही कर दिया गया। यहाँ पर सेक्शन 8 to 13 के बारे में डिस्कशन करेंगे। 8 से लेकर 13 तक क्या क्या बोला गया है। रिलेटिंग टू सक्सेशन ऑफ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेड, निर्वसीयती पुरुष मरने पर, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी पुरुष जो है क्या करता है कि निर्वसीयती किए बिना ही मर जाता है। क्या होता है कि वसीयत किए बिना ही मर जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो वसीयत किए बिना ही मर जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटेस्टेड। जैसे कि इंटेस्टेड क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है वसीयत किए बिना मर जाता है तो उसको हम लोग इंटेस्टेड कहते हैं, निर्वसीयती। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि पुरुष, अगर कोई भी पुरुष जो है अगर वसीयत किए बिना मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है कैसे कैसे बांटी जाएगी। यहाँ पर 4 क्लासेस दिए हुए हैं। 4 क्लासेस के अंतर्गत कोई भी पुरुष जो है, पुरुष की प्रॉपर्टी को हम लोग बांट सकते हैं। ओके, 4 कैटेगरीज दिए हुए हैं, आप 4 क्लासेस समझ सकते हैं। यहाँ पर शेड्यूल 1 के अंतर्गत आता है आपका वारिस, इयर्स। यहाँ पर वारिस, कोई भी पुरुष का वारिस आप समझ सकते हैं कौन होता है। कोई भी पुरुष का वारिस जो है उसके बच्चे लोग होंगे, उसके बच्चे होंगे, उनकी पत्नी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं नोट आउट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। पुत्र पुत्री विधवा पत्नी, पुत्र पुत्री विधवा पत्नी, पत्नी एंड माता, ईटीसी मैं कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इसके बाद भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट जो शेड्यूल है उसके अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति जो है वसीयत किए बिना मरता है तो सबसे फर्स्ट जो वारिस के अंतर्गत बांटा जाएगा, वारिस के अंतर्गत आपके आते हैं पुत्र पुत्री विधवा पत्नी और माता एंड ईटीसी। इसके बाद भी बहुत सारे हैं। अगर ना हो तो कभी कभी क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति के इतने सारे लोग नहीं रहते हैं, अगर ना हो तो सेकंड जो शेड्यूल है उसके अंतर्गत सेकंड जो पॉइंट है संबंधी मीन्स होती है रिलेटिव के अंतर्गत चला जाएगा। रिलेटिव के अंतर्गत आता है आपका पिता हो जाते हैं एंड पुत्री का पुत्र, ईटीसी। इसके बाद भी बहुत सारे हैं। और ये भी अगर नहीं रहे तो, ये भी ना हो तो थर्ड पॉइंट पे चला जाएगा, थर्ड क्लासेस में चला जाएगा। गोत्रज, एग्नेट्स, गोत्रज जो है एग्नेट्स को बोला जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, इसके अंतर्गत आ जाते हैं भाई के पुत्र या फिर भाई की पुत्री, भाई के पुत्र, भाई की पुत्री, ईटीसी। अगर ये भी ना हो तो फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत चला जाएगा, फोर्थ क्लासेस के अंतर्गत चला जाएगा। यहाँ पर मृतक के बंधु, जो व्यक्ति जो है वसीयत किए बिना मरा है मीन्स इंटेस्टेड मरा है, तो उसके बंधु कॉग्नेट्स के अंतर्गत आपके आ जाते हैं पुत्री के पुत्र एंड नाना नानी ईटीसी। ओके, एंड इसके बाद जो है आप दान कर दीजिए। अगर कोई नहीं है, इतने सारे लोग नहीं है तो दान ही कर दीजिए भाई। ओके, 4 कैटेगरीज दिए हुए हैं, 4 कैटेगरी के अंतर्गत जो है मैंने लिख दी। अब यहाँ पर चलते हैं, यही चीज आपका सेक्शन 8 से लेके 13 तक में डिफाइन किया गया है। ओके,
अब यहाँ पर चलते हैं सेक्शन 13 तक तो हम लोग ने बात कर लिया। सेक्शन 14 के बारे में भी समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे 15, 16। सेक्शन 14 जो है नारी संपदा के बारे में बात करता है, जिसे 2005 में समाप्त कर दिया गया है। और जो पति की संपत्ति है उसके अंतर्गत सारी प्रॉपर्टी जो है वो एक नारी को मिलती है, एंड नारी संपदा को अब समाप्त कर दिया गया है। जो 1956 में रूल बने थे नारी संपदा के अंतर्गत, उसको समाप्त कर दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं सेक्शन 40 जो है खत्म हो गया है। अब यहाँ पर चलते हैं सेक्शन 15 एंड 16। सेक्शन 15 एंड 16 जो है रिलेटिंग टू सक्सेशन ऑफ फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेड, निर्वसीयती महिला के मरने पर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने निर्वसीयती पुरुष के मरने पर, जैसे कि डाइंग इंटेस्टेड, मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेड, पुरुष के मरने पर हम लोग ने सारी कैटेगरी को जाना कि किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा होगा। अगर महिला जो है, कोई महिला जो है क्या होती है कि बहुत ही बड़े घराने की होती है और वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन होती है, उसके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं, उसके पास बहुत सारी लैंड रहती है, और क्या होती है कि वो क्या है कि वसीयत किए बिना मर जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि महिलाओं के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। तो महिलाओं को ऐसा मत समझिए कि कोई महिलाएं जो है पैसे ही नहीं रहते होंगे। यहाँ पर 3 आधार दिए गए हैं। कौन कौन से आधार हैं? आधार है आपके पहला आधार है आपका माता पिता से प्राप्त संपत्ति। जैसे कि कभी शादी होती है लड़कियों की तो माता पिता के द्वारा बहुत सारे गोल्डन ज्वेलरी दिए जाते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी दी जाती है, या फिर कुछ लैंड दे दिए जाते हैं, या फिर बहुत बड़े खानदान की लड़की है तो उसको फ्लैट भी दे दिया जाता है। तो अगर माता पिता से जो फर्स्ट जो बेस है महिलाओं को कहाँ संपत्ति प्राप्त होती है, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट बेस है माता पिता से प्राप्त संपत्ति, एंड सेकंड बेस है उसके पति के द्वारा प्राप्त संपत्ति, पति या फिर उसके ससुर हो जाते हैं, या फिर रिलेटिव से प्राप्त संपत्ति, या फिर थर्ड जो है अन्य स्रोतों से, अन्य जो सोर्स है उससे प्राप्त संपत्ति। यहाँ पर थर्ड सोर्स को आपने जान लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि महिलाओं को तो इतने आधार से संपत्ति मिल गई, या फिर हो सकती है कि महिला खुद भी कमाती हो तो उसके बाद भी संपत्ति अर्जित हो सकती है। जरूरी नहीं है कि माता पिता ही दे, या फिर ये सब पुराने रूल्स रेगुलेशन है, आप कम से कम चेंज कर देना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कोई भी महिला जो है वसीयत किए बिना मरती है तो उसकी संपत्ति जो है कैसे कैसे बांटी जाएगी, ये बात करता है आपका सेक्शन 15 एंड 16 में बात करता है। यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि इसके 4 कैटेगरीज में बांटे गए थे, 4 क्लासेस में बांटे गए थे, इसमें 5 एंट्रीज दी हुई है, 5 क्लासेस दिए गए हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री है, सबसे फर्स्ट एंट्री जो है पुत्र पुत्री और पति को मिलेगा। सबसे फर्स्ट एंट्री के अंतर्गत पुत्र और पुत्री और उसके पति को मिलेगा। एंड सेकेंड एंट्री है पति के वारिस, पति का जो वारिस होगा, या फिर कह सकते हैं कि पति का वारिस होगा, तो वो आपका सेकेंड एंट्री आ जाता है। थर्ड एंट्री हो जाते हैं माता पिता। माता पिता के अंतर्गत हो सकता है कि लड़के के माता पिता हो या लड़की के माता पिता हो, उसके अंतर्गत मिलेगा। एंड जो फोर्थ है एंट्री है पिता के वारिस। ओके, पिता के वारिस मीन्स हो जाता है कि उस लड़की के भाई होगा या फिर देवर भी हो सकता है। फिफ्थ एंट्री हो जाती है माता की वारिस। माता का जो वारिस है उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। ओके, यहाँ पर आपने जो फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेड के अंतर्गत आपने जो प्रॉपर्टी है कैसे कैसे बंटवारा होगा उसको आपने सक्सेशन एक्ट के जो 2005 के अंतर्गत मैं बता रही हूँ, सारी चीजों को अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि विधवाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर दूसरी शादी कर लेती है तो, या फिर हम कह सकते हैं कि पैतृक निवास से संबंधित कोई अधिकार है या नहीं है। तो यहाँ पर सेक्शन 23 एंड 24 उसी के बारे में तो बात करता है। सेक्शन 23 जो है राइट्स रिलेटेड टू पैटर्नल प्रॉपर्टी मीन्स की पैतृक निवास से संबंधित या फिर हम कह सकते हैं पैतृक संपत्ति से संबंधित जो राइट्स है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 24 है राइट टू मैरिड विडो के क्या क्या अधिकार है, जो शादीशुदा जो बाद में शादी कर लेती है उसके क्या क्या राइट्स दिए हुए हैं उसके बारे में बताता है।
यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले राइट्स रिलेटेड टू पैटर्नल प्रॉपर्टी सेक्शन 23 के बारे में बात करते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 के सेक्शन 23 के अंतर्गत पहले पुत्रों को मृतक की संपत्ति में रहने एंड पार्टीशन करने का राइट्स दिया जाता था। ओके, पार्टीशन का राइट दिया जाता था। इसके बाद फिर से बोला गया कि भाई आर्टिकल, ये भी तो आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत आर्टिकल 14 हो गए, 15 हो गए या फिर 16 हो गए, उसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि आप पुत्रों को विभाजन करने का अधिकार दे रहे हो, संपत्ति में राइट्स दे रहे हो, पैतृक संपत्ति में राइट्स दे रहे हो, बट रहने का राइट्स बोल रहा है, संपत्ति में राइट्स नहीं बोल रहा है 23। संपत्ति में राइट्स कौन सा बोल रहा था? संपत्ति में राइट्स बोल रहा था सेक्शन 6, यहाँ पर रहने का राइट्स बोल रहा है। तो यहाँ पर पुत्रों को पहले रहने का राइट्स था, विभाजन करने का राइट्स था, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करने के बाद बोला गया कि एक पुत्री को भी अधिकार होना चाहिए विभाजन करने का, मीन्स पार्टीशन करने का, जो प्रॉपर्टी है उसमें पार्टीशन करने का राइट्स होना चाहिए। एंड क्या चीज होना चाहिए कि आपको जो है पार्टीशन करने का भी राइट्स होना चाहिए, एंड जो निवास मीन्स रेसिडेंस करने का भी वहां पर राइट्स होना चाहिए। ये आर्टिकल जो सेक्शन 23 कहता है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं कि राइट्स टू मैरिड विडो, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक केस डिस्कशन कर लेते हैं 23 के अंतर्गत। श्रीमती आर सीथम्मा लक्ष्मी वर्सेस एम टिम्या रेड्डी AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या चीज बताया गया है? इसमें बताया गया है कि सेक्शन 23 लिंग भेद कर रहा है। लिंग भेद आपको पता होगा कि सेक्शन 15 के अंतर्गत कहा गया है। सेक्शन 15 के अंतर्गत आपको लिंग जाति के आधार पर आपको विभेद नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो कि लड़का और लड़कियों के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये एक तरीके से सही नहीं है। पुत्रों को भी समान पैतृक संपत्ति में रहने का और पार्टीशन करने का जिस प्रकार से राइट्स है, उसी प्रकार पुत्रियों को भी पार्टीशन करने का एंड पैतृक जो निवास है उसमें रहने का अधिकार होना चाहिए। यही आपका 23 सेक्शन जो है बोलता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है 2005 के अंतर्गत, 1956 के अंतर्गत तो पुत्रियों को तो अधिकार ही नहीं दिया गया था, लेकिन अमेंडमेंट करने के बाद अधिकार दिया जाने लगा। इसी प्रकार जो 24 है सेक्शन, उसको भी हटा दिया गया। उसको भी कहा गया कि इस तरीके का सेक्शन क्यों बनाया गया कि जिसमें जो विधवा महिला है उसको भी अधिकार नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि पहले क्या होती थी कि एक विधवा महिला, जैसे कि उसका पति जो है 1956 की रूल बता रही हूँ कि एक विधवा महिला जो है क्या होती थी कि उसकी पति जब मर जाता था तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, ना तो उसको सक्सेशन में हक दिया जाता था और ना ही प्रॉपर्टी में हक दिया जाता था। बट यहाँ पर 2005 में अमेंडमेंट किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, एंड जो विधवा महिला है उसको भी राइट्स दिया जाने लगा सक्सेशन में एंड प्रॉपर्टी में। यहाँ तक कि अगर विधवा महिला जो है दोबारा शादी कर भी लेती है तो भी राइट्स जो है पाने की, यहाँ पर उस जो प्रॉपर्टी है उसको पाने की राइट्स होती है एक विधवा महिला का। यही सेक्शन 24 कहता है अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। ओके, यहाँ आपने समझा 24 को। 23 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। 23 कहता है कि विभाजन एंड जो पैतृक निवास संपत्ति है उसमें भी महिलाओं को अधिकार होगा, और मैरिटल जो विडो है, जो मैरिड विडो है उसको भी क्या होगी कि जो पति के जो मृतक पति है या फिर कह सकते हैं उसके संपत्ति एंड सक्सेशन में अधिकार होगा। ओके, एंड यहाँ पर जो लास्ट सेक्शन है, इसके बाद भी बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 30 के अंतर्गत टेस्टामेंट्री राइट्स के बारे में बात करता है। जो वसीयती अधिकार है उसके बारे में बात करता है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2005 के अंतर्गत क्या किया गया है कि कोई भी पुरुष जो है जो प्रॉपर्टी है उसमें वसीयत कर सकता है। जिस प्रकार कर सकता है उसी प्रकार महिला को भी जो वसीयत करने का अधिकार दिया गया है। पहले क्या था 1956 में क्या किया गया था कि सिर्फ पुरुषों को अधिकार दिया गया था सिर्फ वसीयत करने का,
अब क्या है कि इसमें महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है कि तुम भी जो है टेस्टामेंट्री वसीयत कर सकती हो, इस चीज का महिलाओं को भी राइट्स दिया गया है। ऐसा महिला जो है, एक महिला जो है क्या कर सकती है, वसीयत भी कर सकती है। एक महिला जो है क्या कर सकती है कि पिता की प्रॉपर्टी में हक भी प्राप्त कर सकती है। एक महिला जो है अगर दोबारा शादी कर लेती है तो भी अपने पति की प्रॉपर्टी में, जो पुराने पति है मीन्स मृतक पति है, उसके प्रॉपर्टी में हक प्राप्त कर सकती है। और यहाँ तक कि जो पैतृक निवास है उसमें भी अधिकार प्राप्त कर सकती है। यहाँ तक कि जो पार्टीशन है उसको भी बोल सकती है कि हाँ पार्टीशन होना चाहिए, ये भी कह सकती है। पहले क्या था, ये सब राइट्स नहीं थे, लेकिन 2005 में एक नई क्रांति को लेके आ गया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत एक क्रांति ला दिया। हमारा देश बदल रहा है, तो इस तरीके के जो पिछड़ा अगर हम किसी चीजों को थोपने का कोशिश करेंगे तो ये हमारे ख्याल से आगे नहीं चल सकता है। तो इसीलिए 2005 में अमेंडमेंट करने के बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया और एक तरीके से नया कानून पास कर दिया गया, नया एक्ट बना दिया गया। तो आज आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट सेक्शन थे, उसको डिस्कशन कर लिए हैं। एंड आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। एंड आप हमारे जो इस वीडियो है उसके अंतर्गत जो लाइक का बटन रहता है कम से कम क्लिक कर दिया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, यहाँ मैंने वीडियो में हजारों बार इस बारे में बात करी हूँ कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है कब पारित किया गया था, किसने पारित करवाया था, कब तो आपको पता ही चल जाएगा कि 1956 में, यहाँ तो मैंने बोल ही दी। कौन सी कमेटी के द्वारा हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।